हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएच स्केल और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूं जिससे जो हमारे एसिड्स और बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ रहती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस मतलब कि जो एसिड्स और बेसिस है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने ज्यादा वीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट, एक फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी तब शो करता है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, मतलब जब उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स फॉर्म H पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एसिड जो है वो हमेशा H पॉजिटिव आयंस जो है वो फॉर्म करेंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेगा उसको हम एसिड जो है वो बोल सकते हैं। ओके, सिमिलरली बेसिस फॉर्म OH नेगेटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिस वो रहते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस जो है वो फॉर्म करेंगे। ओके, अब वाटर के बारे में आपको मैं बता दूं, तीसरा पॉइंट, वाटर जो रहता है H2O, उसके अंदर में H पॉजिटिव आयंस भी रहते हैं और OH नेगेटिव आयंस भी रहते हैं, दोनों रहते हैं वहां पे, और दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं। ठीक है, जितने H पॉजिटिव आयंस रहेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, दोनों प्रेजेंट रहते हैं, दोनों आयंस, और दोनों इक्वल आयंस में प्रेजेंट रहते हैं वाटर में। ओके, तो जब हम वाटर में, ठीक है, जैसे ये वाटर हमने लिया, इस वाटर में अगर सपोज हमने एसिड ऐड कर दिया, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं सपोज H2O में हम सपोज HCl ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑलरेडी वाटर में H पॉजिटिव आयंस थे, उसमें OH नेगेटिव आयंस भी थे, जितने H पॉजिटिव है उतने OH नेगेटिव, मैंने बता दिया वहां पे वो, और फिर आपने क्या किया, अलग से HCl ऐड किया। अब जब आपने HCl ऐड किया तो उसमें H पॉजिटिव आयंस आ गए और Cl नेगेटिव आयंस भी आ गए। ओके, तो ओवरऑल हुआ क्या, जब आपने ये सॉल्यूशन बनाया तो जो H पॉजिटिव आयंस है उसका नंबर बढ़ गया, नंबर वहां पे इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयंस। तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि H पॉजिटिव आयंस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो है एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब वो एसिड प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा क्योंकि H पॉजिटिव आयंस का नंबर वहां पे ज्यादा है। ओके, सिमिलरली अगर मैं H2O में NaOH ऐड करता हूं, पानी में NaOH मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ऑलरेडी पानी के अंदर में H पॉजिटिव तो था ही, OH नेगेटिव भी था, दोनों इक्वल नंबर में थे, जितने H पॉजिटिव उतने OH नेगेटिव। अब उसी के साथ साथ वहां पे क्या आया है, Na पॉजिटिव आ गया और OH नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, मतलब कि जो NaOH है, NaOH वहां पे डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव बना रहा है और OH नेगेटिव बना रहा है। ओके, मतलब कि आपने वहां पे जब NaOH ऐड किया तो OH नेगेटिव आयंस का नंबर जो है वो बढ़ गया, वो इंक्रीज हो गया, H पॉजिटिव के कंपैरिजन में वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन बना वो बन गया बेसिक, सॉल्यूशन बन गया बेसिक। ओके, इस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो या तो एसिडिक बनता है या फिर बेसिक बनता है, और कोई भी सब्सटेंस की एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो शो होती है।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे वाटर का रहना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर रहेगा तो ही एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी वहां पे शो हो सकती है। ठीक है ना। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस वहां पे कितना ज्यादा एसिड है, कितना ज्यादा पावरफुल बेसिक है, मतलब उसका हम पावर कैसे डिसाइड करेंगे ना। जो सब्सटेंस जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, मतलब उतना ही पावरफुल वो एसिड रहता है। और जो सब्सटेंस जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस फॉर्म करेगा अगेन उतना ही पावरफुल वो बेस रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस रहेगा। सो जो स्ट्रेंथ रहती है एसिड और बेस की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस फॉर्म इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस फॉर्म इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में मोर द नंबर ऑफ H positive ions formed in the aqueous solution, stronger is the acid. ठीक है, more the number of H positive ions formed in the solution, aqueous solution, stronger is the acid. Similarly, less the number of H positive ions formed in the aqueous solution, weaker is the acid. ठीक है, जितने कम H पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेंगे एसिड एक्वस सॉल्यूशन में उतना ही वो वीक एसिड रहेगा। ठीक है, ऑन द सेम नोट हम बोल सकते हैं मोर द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस फॉर्म्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक है, और less the number of OH negative ions formed in the solution, that is aqueous solution, weaker is the base। ठीक है, तो इस तरीके से जो एसिड्स और बेस है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से नहीं क्या एक क्लैरिटी नहीं मिलती है कि हमें अगर किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ उसका पावर निकालना है तो हमें वहां पे H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस जो है वो काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन हम जब काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद ये कैसे डिसाइड होगा कि वो स्ट्रांग है कि वीक है? तो उसके लिए नहीं क्या एक स्केल बनाई गई थी जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है वो हमें बताती है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पीएच स्केल से हम क्लियरली बता सकते हैं, वहां पे हमें एक क्लैरिटी मिलती है, हमें वैल्यूज दी जाती है वहां पे, वो वैल्यू से हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। इवन ये भी बता सकते हैं हम कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच स्केल। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दे देता हूं मैं पीएच स्केल। ओके, इसमें P जो है वो स्मॉल रखा जाता है और H जो है वो कैपिटल। ओके, पीएच में P का मतलब है पोटेंस। ओके, जिसमें जो एक जर्मन वर्ड है और उसका मीनिंग निकलता है पावर।
पावर, एक जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग है पावर। ओके, और H मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो pH स्केल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? pH स्केल इज अ स्केल which gives us the idea of strength of acids and bases in terms of concentration of H positive ions। ठीक है, in terms of concentration of H positive ions। ओके, ये जो pH स्केल है इसकी रेंज रहती है, pH स्केल की जो रेंज है, क्योंकि एक स्केल है तो ऑब्वियसली बात है स्केल में वहां पे नंबर्स रहते हैं, वहां पे एक रेंज रहती है, तो इसकी रेंज जो रहती है वो है 0 to 14। ठीक है, 0 से लेके 14 तक के उसकी रेंज रहती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक pH स्केल बना देता हूं। pH scale, so this is 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14। ठीक है, क्लियर, लाइक दिस 0 से लेकर 14 तक के ऐसे स्केल रहती है। अब इसमें जब pH की वैल्यू 7 रहती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, वी कॉल इट एज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे वाटर जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ओके, उसका pH जो रहता है वो 7 रहता है, उसमें जितने H पॉजिटिव आयंस रहते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस रहते हैं, तो दोनों का नंबर सेम रहता है। अगर pH 7 से नीचे है, लेस देन 7 है, तो एसिडिटी जो है वो बढ़ती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं pH अगर 7 से लेस है तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है, वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो सब्सटेंस रहेगा बेसिक। ठीक है, pH अगर कम हो रहा है मतलब कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, और pH अगर बढ़ रहा है, 7 से ऊपर अगर जा रहा है मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, 7 से नेक्स्ट जो रहेगा वो एसिडिक, 7 के ऊपर रहेगा बेसिक, 7 रहा तो न्यूट्रल। ओके, जैसे यहां पे अगर हम कंसीडर करें pH 7 से जब नीचे जा रहा है 0 तक के, ठीक है, तो हमने सपोज pH वैल्यू ले लिया 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, ये टोटल कितनी वापस 7 वैल्यूज हो गई। तो जैसे जैसे किसी एक सब्सटेंस की, एसिडिक सब्सटेंस की pH वैल्यू कम होती जाती है, वैसे वैसे उसका पावर जो है वो बढ़ते जाता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ते जाती है। ओके, यहाँ पे 6 अगर pH 6 है तो वो लेस एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू pH 5। ठीक है, मतलब pH 5 इज मोर एसिडिक देन pH 6। ठीक है, सिमिलरली pH 4 इज मोर एसिडिक देन pH 5। pH 3 is more acidic than pH 4. pH 2 is more acidic than pH 3. pH 1 is more acidic than pH 2 and pH 0 is the most acidic substance. Okay. अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे, मतलब pH की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है? तो जो pH की वैल्यू रहती है, मतलब जो pH रहता है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है concentration of H positive ions को। ठीक है, it is inversely proportional to the concentration of H positive ions। इसका मतलब ये हो गया कि pH
जितना ज्यादा होगा H पॉजिटिव उतना कम होते जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि एक चीज अगर बढ़ रही है दूसरी चीज वहां पे कम होती है। तो अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और अगर H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब वो वीक एसिड है। ओके, हमने पढ़ चुके हैं कि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रहेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जितने लेस H पॉजिटिव आयंस रहेंगे उतना वीक एसिड रहेगा। ठीक है, तो पीएच अगर ज्यादा है तो H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कम हो जाता है, लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए एसिडिक नेचर भी कम हो जाता है। और पीएच की वैल्यू अगर डिक्रीज होते जा रही है, कम होते जा रही है, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं 7 से कम होते जा रही है, तो H पॉजिटिव का जो अमाउंट है, H पॉजिटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है, एसिडिक नेचर वहां पे बढ़ते जाता है। ठीक है, क्लियर। 7 पे जैसे मैंने बताया न्यूट्रल, तो उस केस में एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो जितने H पॉजिटिव उतने ही OH नेगेटिव आयंस रहते हैं। जितने H पॉजिटिव आयंस रहेंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और फिर जब अपन आगे आगे बढ़ते जाते हैं 7 से आगे और जा रहे हैं हम पीएच स्केल में, तो उस केस में H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है और कंपैरेटिवली OH नेगेटिव आयंस OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ते जाता है कंपैरेटिवली। ओके, लाइक इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स 8, अगर पीएच वहां पे 8 है मतलब H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, जैसे मैंने बताया इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पीएच जब बढ़ते जाएगा तो H पॉजिटिव का अमाउंट कम बढ़ते जाता है। तो 7 पे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वली था। ओके, तो जैसे हम 7 के आगे जाएंगे 8 पे जाएंगे तो वहां पे H पॉजिटिव और कम हो जाएगा और OH नेगेटिव की वैल्यू वहां पे कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। और आगे गए तो OH नेगेटिव और बढ़ेगा, H पॉजिटिव कम होगा, और आगे गए तो OH नेगेटिव बढ़ते जाएगा, H पॉजिटिव कम होते जाएगा। ऐसे करते करते जब अपन 14 पे आते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव आयंस रहते हैं, H पॉजिटिव नहीं रहते। ओके, इसीलिए जो बेसिक नेचर है वो बढ़ते जाता है, जैसे जैसे पीएच वहां पे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है 14 तक के जाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर सपोज यहां पे हम बोल रहे हैं कि जितने H पॉजिटिव उतने OH नेगेटिव, मतलब हमने बताया कि ये 7 जब पीएच रहेगा तो वहां पे H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है। ठीक है, और आगे भी OH नेगेटिव देंगे, तो क्या यहां पे नहीं था स्केल में, क्योंकि स्केल तो पूरी है वहां पर, तो इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों साथ में नहीं थे कि वहां पे सिर्फ H पॉजिटिव था। तो इसका आंसर है कि यहां पर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों रहेंगे। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल है। जब हम लेस पीएच कम कम करते जा रहे हैं तो हमें पता है कि एसिडिक नेचर वहां पे बढ़ते जाता है। ठीक है, पीएच कम हो रहा है तो क्या हो रहा है वहां पे, एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब H पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो अगर सपोज मैं 6 पे आता हूं, पीएच अगर 6 है तो उसमें H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, OH नेगेटिव का कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ऐसे करते करते जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो H पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ते जाता है और OH नेगेटिव का अमाउंट जो है कंपैरेटिवली वहां पे कम होते जाता है। और फाइनली जब हम 0 पे आते हैं तो 0 पे सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव प्रेजेंट रहता है, OH नेगेटिव प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस है इनका कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए भी वहां पे एक पीएच स्केल जो है वो डिजाइन की गई है, जो आपके बुक में भी दी हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओके,
like this. Okay, थोड़ा सा इसको so this is the concentration of H positive ions and this partition is for OH negative ions. Okay, तो मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. So this shaded portion is the concentration of H positive ions and this non-shaded portion is the concentration of OH negative ions. ठीक है, अब यहां पे मैं नंबरिंग दे देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं 14. लाइक दिस. ठीक है, सो जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं कि जब pH 7 था दैट इज न्यूट्रल. ओके, तो ये जो है ये पार्टीशन यहां पे हम देख सकते हैं कि जितना अमाउंट इस पर्टिकुलर रेंज में जितना अमाउंट H पॉजिटिव का दिख रहा है उतना ही लगभग OH नेगेटिव का है. ठीक है, मतलब वो इक्वल है. ओके, जब अपन 0 पे हैं तो 0 पे हम देख सकते हैं पूरा पोर्शन जो है सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव का ही है, वहां पे OH नेगेटिव का कुछ भी पोर्शन नहीं दिख रहा है. सिमिलरली जब हम pH इज इक्वल टू 14 पे है तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा पोर्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव का है. यहाँ पे शेडेड पोर्शन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा एम्प्टी पोर्शन दिख रहा है और ये पोर्शन डिनोट कर रहा है OH नेगेटिव आयंस को. इसका मतलब कि जब pH 0 था तो उस वक्त सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयंस थे. जब pH 14 था तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट थे सॉल्यूशन में. और जब pH 7 था तो दोनों आयंस जो है H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस इक्वल अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट थे, इक्वल नंबर में जो है वो प्रेजेंट थे. ठीक है, वेयरएज ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, हम देख सकते हैं यहां पर कि ये जो लाइन है ये थोड़ी सी कर्व होके जा रही है. तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हो क्या रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो कम होते जा रहा है और जो अनशेडेड पोर्शन है उसकी एरिया वहां पे बढ़ते जा रही है. ओके, क्लियर. तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया कम होने का मतलब H पॉजिटिव आयंस, शेडेड पोर्शन किसको डिनोट करता है? H पॉजिटिव आयंस को डिनोट कर रहा है. तो वो H पॉजिटिव आयंस का जो अमाउंट है वो कम होते जा रहा है और जो OH नेगेटिव आयंस का अमाउंट है वो वहां पे बढ़ते जा रहा है. ओके, तो अपना ग्राफ कैसे जा रहा है, जैसे 0 से लेके 14 तक जैसे जैसे हम pH आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो H पॉजिटिव आयंस है उनका अमाउंट कम होते जा रहा है और OH नेगेटिव आयंस का अमाउंट जो है वो बढ़ते जा रहा है. जैसे कि मैंने बोला था कि जो pH है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H पॉजिटिव आयंस. तो pH यहाँ पे बढ़ते जा रहा है तो H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट जो है वो कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है. ओके, क्लियर. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द pH scale. ओके, क्लियर. सो लेस देन 7 अगर रहा pH तो वो रहेगा एसिडिक और मोर देन 7 मतलब हो जाएगा बेसिक.
ठीक है। अब लेस देन 7 की अगर हम बात करें तो लेस देन 7 में अगर सपोज आपका पीएच 6.9 भी आया तो भी उसको एसिड ही माना जाएगा, ठीक है। इट इज लेस देन 7, ठीक है। और ग्रेटर देन 7 अगर सपोज 7.1 भी हम ले रहे हैं तो उसको बेस ही माना जाएगा, ठीक है। मतलब 7 से थोड़ी सी भी वैल्यू अगर ज्यादा रही तो दैट विल बी अ बेस, और 7 से थोड़ी सी वैल्यू अगर कम रही तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। ओके, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएच स्केल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ है, डेली रूटीन लाइफ है, उसमें पीएच का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। हमें पता नहीं रहता उसके बारे में, लेकिन देयर इज अ रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, सबसे पहला 5 इंपॉर्टेंस हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहला है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमें पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है स्टमक, और स्टमक के अंदर में HCl प्रेजेंट रहता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच रहता है 1.4 लेस देन 7, मतलब वो एसिडिक है, पीएच रहता है 1.4, ठीक है। अब ये जो HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है, इसका फंक्शन क्या रहता है? टू डाइजेस्ट द फूड, टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। इसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। अगर ये HCl का पीएच थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया तो उस केस में इट कॉजेस इनडाइजेशन, मतलब फूड जो है वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता, फूड का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। चेंज इन पीएच ऑफ स्टमक एसिड यानी कि HCl, इट रिजल्ट्स इन इनडाइजेशन, ठीक है। उससे क्या होता है? इनडाइजेशन होता है। ओके, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ओवर ईटिंग के वजह से या फिर खाना जो है वो टाइम पे न खाने के वजह से बॉडी के अंदर में एसिडिटी हो जाती है, मतलब कि वहां पे स्टमक में एसिडिटी जो है वो एसिडिटी की फीलिंग आ जाती है वहां पे। तो उस केस में जनरली होता क्या है कि जो पीएच है, ठीक है, एसिडिटी ऑफ स्टमक, ठीक है, एसिडिटी इन स्टमक, तो उसमें होता क्या है, सिचुएशन क्या रहती है कि जो पीएच है, पीएच गोज लेस देन 1.4, 1.4 से भी लेस हो जाता है, पीएच 1.4 से नीचे चले जाता है, मतलब एसिडिटी वहां पे बढ़ गई। क्योंकि वहां पे एसिडिटी बढ़ गई, एसिड का लेवल बढ़ गया, इसलिए वो बर्निंग सेंसेशन आता है, हमें एसिडिटी की फीलिंग आती है। तो इस केस में होता यह है कि क्योंकि पीएच कम हो गया है तो हमें पता है H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो वो जो H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, मतलब वो जो पीएच है उसको वापस से 1.4 तक के लाना पड़ता है। जो पीएच की वैल्यू कम हो गई है और H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है उसको वापस से नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कंज्यूम करते हैं एंटासिड्स, वी कंज्यूम एंटासिड्स, ओके। और एंटासिड्स रहते क्या है? वीक बेसिस, दे आर द वीक बेसिस। जो मेरा बेसिस वाला वीडियो है, यूजेस ऑफ बेसिस, मैंने ये बताया है, ओके। वीक बेसिस एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त हम ये एंटासिड्स कंज्यूम करते हैं, हम वीक बेसिस कंज्यूम करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम करते हैं। जब हम ये कंज्यूम करते हैं और वो स्टमक में जाता है तो उस वक्त ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो डिसोसिएट हो जाते हैं और वो OH नेगेटिव आयंस
फॉर्म करते हैं। क्योंकि वो वीक बेसिस है तो ज्यादा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस वो फॉर्म नहीं करते हैं, तो कम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस ही वो फॉर्म करते हैं, लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। फिर क्या होता है, ये जो OH नेगेटिव आयंस है वो स्टमक के एक्सेस H पॉजिटिव आयंस, एक्सेस H पॉजिटिव आयंस, एक्सेस इन स्टमक, ठीक है, स्टमक के एक्सेस H पॉजिटिव आयंस, ये एंटासिड्स, ठीक है, एंट एसिड्स, ठीक है, मतलब एसिड्स का उल्टा इफेक्ट, ये उसका मीनिंग है। तो वो एंटासिड्स के जो OH नेगेटिव आयंस है वो एक्सेस H पॉजिटिव आयंस के साथ जाके कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और वो फॉर्म करते हैं वाटर, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं वहां पे वाटर, ओके, और ये बन जाता है न्यूट्रल, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जो एंटासिड्स के OH नेगेटिव आयंस है उसने क्या किया है, जो एक्सेस H पॉजिटिव आयंस वहां पे स्टमक में फॉर्म हुए उसको वो न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके इफेक्ट को जीरो कर दिया, नलिफाई कर दिया, ओके, और वहां पे फॉर्म कर रहे हैं एक न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज वाटर, ओके। लाइकवाइज वहां पे जो स्टमक की एसिडिटी है वो कम हो जाती है एंड वी गेट द रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशंस, ठीक है, जो बर्निंग सेंसेशंस है उससे अपने को रिलीफ मिलता है, ओके। तो ये है पहला इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर एवरीडे लाइफ, pH इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद है pH इन केस ऑफ टूथ डीके, pH इन केस ऑफ टूथ डीके, अब देखिए pH in case of tooth decay, तो ये टूथ डीके जो है वो होता क्यों है। जनरली हमारे जो टीथ रहते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस के बने हुए रहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, उसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्डेस्ट, हम बोलते हैं इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, और उस चीज का जो हमारा टूथ है वो बना हुआ रहता है, ओके। बट होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द फूड प्रेजेंट इन द माउथ, ठीक है, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड यानी यहां पे मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं ज्यादातर वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो वो जो ग्लूकोज है, वो जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ये ब्रेकडाउन करता कौन है, बैक्टीरिया, ठीक है, ये ब्रेकडाउन करता कौन है, बैक्टीरिया, ओके। यहां पे लिखता हूं मैं बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, फूड का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, और फिर जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है, वहां पे एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड फॉर्म होता है तो जो पीएच लेवल है माउथ का, पीएच लेवल ड्रॉप्स टू बिलो 5.5, ठीक है, बिलो 5.5, बहुत ज्यादा वहां पे एसिड जब फॉर्म होता है तो जो पीएच है वो कम होते जाता है, 5.5 के भी नीचे वहां पे चले जाता है, ज्यादा से ज्यादा एसिड वहां पे फॉर्म होने की वजह से, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एसिडिक नेचर में, मतलब वो एसिडिक एनवायरमेंट में होता ये है कि ये जो सब्सटेंस है वो हो जाता है डिसॉल्व, एसिड्स क्या करते हैं उसको पूरा डिसॉल्व कर लेते हैं, और डिसॉल्व करने के बाद वहां पर वो टूथ का डीकेइंग यानी टीथ का सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लाइक द कंप्लीट कैल्शियम फॉस्फेट, उसको हम इनेमल भी बोलते हैं, टूथ इनेमल भी बोलते हैं, तो वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, वो पूरा एसिड उसको डिसॉल्व कर लेता है, और फिर वहां से टूथ का डीकेइंग स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है वो, और
जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया से क्या करते हैं, वहां पे उसको डीके करना स्टार्ट करते हैं, टीथ को डीके करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए जब when we are eating the food, so at that time, like after the completion of our meal, we have to either brush it or we have to gargle it, so that all those food particles are which are present in between the teeth spaces वो पूरे निकल जाए और बैक्टीरिया का ग्रोथ वहां पे ना हो। ओके, और ग्लूकोज जो है उसका भी वहां पे ब्रेक डाउन ना हो, एंड वी कैन अवॉइड दिस कंडीशन, वी कैन अवॉइड द टूथ डीके। Okay, clear? So this is the second importance of a pH in our everyday life. Okay, clear? Next, next है थर्ड, pH of soil and growth of plants. pH of soil and growth of plants. ठीक है, like how the soil pH is related to the plants growth. Okay, तो जनरली क्या होता है कि जो सॉइल रहता है, जब सॉइल न्यूट्रल रहता तो न्यूट्रल सॉइल में ही प्लांट्स की ग्रोथ होती है, प्रॉपर ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो प्रॉपरली। ठीक है, न्यूट्रल सॉइल में ही वहां पे प्रॉपर प्लांट्स की वहां पे ग्रोथ जो है वो होती है, ओनली इन द न्यूट्रल सॉइल। अब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो सॉइल है इट बिकम्स एसिडिक। ठीक है, सॉइल जो है वो एसिडिक बनता है। क्यों? एक रीजन ये हो सकता है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन के वजह से, जब एसिड रेन होता है मतलब जो वहां पे एटमॉस्फेरिक गैसेस रहती है, एसिड रेन का मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस रहती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है, दैट इज SO2, SO3, NO2, ठीक है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द एसिड्स। ठीक है, ये क्योंकि सारे एसिडिक सब्सटेंसेस है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड जो है वो फॉर्म करते हैं, और वो एसिड सॉइल पे गिरता है, जिस वजह से सॉइल एसिडिक बन जाता है। ठीक है, एक तो इसके वजह से, और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी जो सॉइल है वो एसिडिक बन जाता है, उसका नेचर जो है वो एसिड बन जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, जो पीएच है इट ड्रॉप्स डाउन टू लेस देन 7, जिस वजह से जो प्लांट्स है उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, क्रॉप्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। ओके, क्लियर? तो फिर इस केस में क्या करना पड़ता है, जब पीएच वहां पे लेस देन 7 हो जाता है, पीएच ऑफ सॉइल, ओके, और वो एसिडिक बन गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें वहां पे ऐड करना पड़ेगा एक बेसिक सब्सटेंस, एक बेसिक सब्सटेंस जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि वी ऐड बेसिक सब्सटेंस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम बोलते हैं, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन। ठीक है, सो ये तीन में से कोई भी सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं सॉइल में इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट। ओके, अब बहुत बार ऐसा भी होता है वहां पे कि जो सॉइल है वो बेसिक बन जाता है,
सॉइल जो है वो बेसिक बन जाता है। ओके, तो अगर सॉइल बेसिक बन गया तो भी वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, या फिर नो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि सॉइल बेसिक बन गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड पुट करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहां पे फिर ऐड करना पड़ता है एसिडिक सब्सटेंसेस, लेकिन इन द फर्टिलाइजर फॉर्म। तो हम वहां पे ऐड करते हैं डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर विच इज रिच इन एसिड्स। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सिंपल है, जो कंपोस्ट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट ले लिया, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ठीक है, या फिर डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, तो उसका कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, वहां पे डिगिंग की जाती है, अर्थ को डिग किया जाता है, गड्ढे खोदे जाते हैं, उसमें ये सारे मटेरियल्स जो है डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वहां पे डाले जाते हैं और उनको बहुत दिनों तक के डीके करवाया जाता है, मतलब सड़ाया जाता है। ओके, रखा जाता है वहां पे, डिकम्पोजिशन होता है वहां पे, उनका डिग्रेडेशन होता है, डिकिंग होता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिन, 1 महीने के बाद वहां पे जो मटेरियल तैयार होता है उसको ही हम बोलते हैं डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर विच इज रिच इन फर्टिलाइजर्स। वो फर्टिलाइजर्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में वहां पे फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और वो एसिडिक भी रहते हैं। तो जब हम वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैटर या फिर वो जो कंपोस्ट है जब हम सॉइल में डालते हैं, बेसिक सॉइल में डालते हैं, तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है और जो वहां पे उसका बेसिक नेचर है वो बेसिक नेचर भी क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से वी कैन ग्रो द प्लांट्स प्रॉपरली in a neutral soil. Okay, so this was the third importance of a pH in everyday life. ठीक है, clear? Next, next है pH in survival of animals. pH in survival of animals. Okay. Fourth application, fourth importance, pH in survival of animals. अब देखिए, तो जैसे मैंने अभी एसिड रेन के बारे में बताया कि जो एसिड रेन है वो क्या करता है, सॉइल का पीएच जो है वो बिगाड़ देती है। नॉट ओनली सॉइल, इवन जब एसिड रेन होती है तो वो क्या करता है, जो वाटर बॉडीज है, नेचुरल वाटर बॉडीज है, रिवर और सी, लेक्स, पॉन्ड्स, इनका भी पीएच लेवल जो है वो बिगाड़ देती है। ओके, मतलब कि पीएच जो है वहां पे चेंज हो जाता है, पीएच की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो एसिड रेन है, जब वो वाटर बॉडीज में जाएगा तो इससे क्या होता है, जो वाटर बॉडीज है, नेचुरल वाटर बॉडीज है, उसका पीएच कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, जिस वजह से जो पानी है वो एसिडिक बनते जाता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द एसिड रेन, लाइक वी कैन से दैट कि जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज है, दे बिकम एसिड। ठीक है, और वो एसिड रहने की वजह से वहां पर रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जो एनिमल्स रहेंगे, फिशेस, प्रॉन्स वगैरह जो है, क्रैब्स वगैरह वो है, उनके लाइफ को अफेक्ट होता है, मतलब दे डाई, क्योंकि उनको भी एसिडिक एनवायरमेंट प्रेजेंट पसंद नहीं आता है। दे ऑल्सो रिक्वायर अ न्यूट्रल एनवायरमेंट। ओके, सो इट अफेक्ट्स द aquatic life. ठीक है, due to the change in the pH, like it affects the aquatic life. Okay, so उनका सर्वाइवल वहां पे मुश्किल हो जाता है, वो एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो वहां पे मुश्किल हो जाता है। ओके,
तो ये एसिड रेन का इफेक्ट पड़ता है एक्वाटिक एनिमल्स पे। दूसरा है पीएच ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग, it is in the range of 3.76 to 7.36 to 7.42, ठीक है। pH is in the range of 7.36 to 7.42, ये रहता है pH of the human blood। स्लाइटली बेसिक रहता है वो, स्लाइटली अल्कलाइन रहता है। अब ये जो pH है, ठीक है, अगर इसमें 0.2 यूनिट्स का भी चेंज आ गया, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अगर 0.2 यूनिट्स का चेंज आ गया, ठीक है, चेंज इन पीएच, सो इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब पीएच चेंज होने की वजह से, ब्लड का पीएच चेंज होने की वजह से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है, हो ही जाती है जनरली। रीजन बीइंग, जो बॉडी के अंदर में केमिकल रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है, वो रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए नहीं, क्या हमारे बॉडी के अंदर में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। Okay, enzymes are used or they are required to carry out the various biochemical reactions. Okay, तो ये जो एंजाइम्स रहते हैं, जब एंजाइम्स अपना एक्शन दिखाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तो ये जो उनके एक्शंस रहते हैं वो एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक प्रॉपर पीएच पे ही होता है। अगर वो टेम्परेचर और पीएच चेंज हो गया तो एंजाइम्स अपना एक्शन नहीं दिखा सकते, जिस वजह से हमारे बॉडी के अंदर के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं होते और हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस जो है वो बिगड़ जाते हैं, मतलब वो प्रॉपरली होते नहीं है, परफॉर्म नहीं होते वो, जिस वजह से बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करते एंड इट माइट रिजल्ट इनटू द डेथ। ओके, तो इसीलिए वहां पे जो ब्लड है उसका पीएच इस रेंज में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट विल रिजल्ट इन द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स, द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद जो फिफ्थ इंपॉर्टेंस है, फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इट इज द सेल्फ डिफेंस ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिफ्थ, पीएच इन सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो यहां पर मैं तीन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। एक तो हनी बी, जिसको मधुमक्खी भी बोलते हैं। दूसरा वैस्प, जिसको हिंदी में ततैया भी कहा जाता है। और तीसरा है नेटल प्लांट, जनरली जो घने जंगलों में पाया जाता है, जंगली प्लांट है वो नेटल प्लांट। ओके, अब हनी बी जो है, हनी बी जब स्टिंग करती है, ठीक है, मतलब वो जब डंक मारती है अपना किसी भी एनिमल के ऊपर या फिर ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो उस वक्त वो जो स्टिंग रहता है, वो स्टिंग करते वक्त उसकी स्टिंग में प्रेजेंट रहता है मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके, स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, दैट इज मिथेनोइक एसिड। ओके, तो ये हनी बी क्या करती है, वो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड को हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है, रिलीज कर देती है, ठीक है। सो इट इंजेक्ट्स formic acid in our body, which causes pain and irritation.
ऑन अवर स्किन। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे स्किन में पेन होता है, इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है वहां पर। ओके, अब तो ये हो गया, सपोज कभी किसी हनी बी ने स्टिंग कर दिया तो ये चीज होती है, वहां पे जो एसिड है वो रिलीज हो जाता है, जिस वजह से पेन और इरिटेशन होता है। तो फिर इसको अभी हम टैकल कैसे करेंगे? सो कुछ नहीं, व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन अप्लाई सम बेसिक सॉल्यूशन ऑन दैट। ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो रहता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कैन बी अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन उसके स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो एसिडिक इफेक्ट है, ओके, जो फॉर्मिक एसिड, मिथाइनिक एसिड का जो एसिडिक इफेक्ट है वो पूरा जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, जिस वजह से वो पेन और इरिटेशन से अपने को प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब एक रिलीफ मिल जाता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद वास्प, ओके, जिसको मैंने बोला था ततैया, उसको हिंदी में ततैया कहा जाता है। वास्प जो है वो भी जब स्टिंग करता है तो बहुत ज्यादा स्किन में पेन और इरिटेशन होता है, लेकिन इसके केस में जो वो लिक्विड, जो फ्लूइड इंजेक्ट करता है स्किन में, वो रहता है अल्कलाइन। ठीक है, इट इंजेक्ट्स अल्कलाइन लिक्विड इन द स्किन। ठीक है, इट इंजेक्ट्स अल्कलाइन लिक्विड इन द स्किन। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, वहां पे पेन और इरिटेशन होता है, इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। ओके, एंड इसको टैकल करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए वी अप्लाई विनेगर। ठीक है, विनेगर अप्लाई किया जाता है। विनेगर क्यों? क्योंकि विनेगर क्या है, एसिडिक, उसके अंदर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और क्योंकि जो फ्लूइड इंजेक्ट किया गया था वो अल्कलाइन था, बेसिक था, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए विनेगर, एसिडिक सब्सटेंस जो है वो वहां पे अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद नेटल प्लांट लीफ, नेटल प्लांट लीफ। ठीक है, तो ये जो नेटल प्लांट के लीफ रहते हैं, इसमें छोटे छोटे स्टिंग्स रहते हैं। लीफ कंसिस्ट ऑफ स्टिंग्स। ओके, अगर सपोज एक्सीडेंटली हमने ये लीव्स को टच किया और वो स्टिंग्स स्किन के कांटेक्ट में आ गए, तो होता यह है कि ये स्टिंग्स के थ्रू अगेन स्टिंग्स इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब कि मिथैनोइक एसिड। ठीक है, मिथैनोइक एसिड अगेन वो इंजेक्ट करता है, जिस वजह से जो स्किन है उस पर पेन और इरिटेशन होता है, रेडनेस आ जाती है वहां पर। ओके, और अगेन इसको हमें अगर अवॉइड करना है, या फिर सॉरी इसको टैकल करना है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, तो फिर हमें वहां पे अप्लाई करना पड़ता है बेसिक सॉल्यूशन। सो वी कैन अप्लाई द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रहता है वो एक वीक बेस रहता है, तो जब हम वो स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो इसका इरिटेटिंग इफेक्ट है, रेडनेस है, इरिटेशन है, वहां पे इचिंग है, वो पूरी जीरो हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। ओके, वो बेसिक सब्सटेंस जो है बेकिंग सोडा वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, क्लियर? So this was the fifth importance of pH in everyday life, pH in self-defense of animals and plants. So students, आज के लिए इतना है। Thank you.